नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में बढ़ते हुए ब्लैक फंगस के मरीजों को देखते हुए सरकार ने इसे आपदा की श्रेणी में शामिल कर दिया है। यह बड़ी खबर। आपदा की श्रेणी में बिहार में ब्लैक फंगस शामिल कर दिया गया है, यानी इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत इसे शामिल किया गया है। ब्लैक फंगस को लगातार मरीज सामने आ रहे थे और ब्लैक फंगस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। सभी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का पालन करना होगा, फॉलो करना होगा। मरीजों के इलाज के लिए RMRI में दवाई का भंडारण किया गया है। पटना के एम्स में IGIMS, PMCH और NMCH में इलाज की विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ी खबर। ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे थे, मरीजों की संख्या, ब्लैक फंगस के कई सारे मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में ब्लैक फंगस को अब महामारी घोषित कर दिया गया है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत ब्लैक फंगस को शामिल किया गया है। पटना के एम्स, IGIMS, PMCH, NMCH में ही इसका इलाज होगा और सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी ओर से जारी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। डॉक्टरों को, अस्पतालों को गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है और बिहार में ब्लैक फंगस आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। तो ब्लैक फंगस आखिर है क्या, यह हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस से सावधान रहना है। डायबिटीज के मरीज, कमजोर इम्यूनिटी वाले जो मरीज हैं उन्हें सावधान रहना है। ज्यादा स्टेरॉइड लेने वाले, जो कोविड के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं, उन्हें भी सावधान रहना है। ज्यादा टोसिलिजुमैब लेने वाले को भी सावधान रहना है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है? स्टेज 1 नाक में परेशानी शुरू हो जाती है, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं और नाक से खून आने लगता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं और ये कोविड संक्रमण से उबरने वाले या कोविड संक्रमण के दौरान नजर आता है। नाक में सूजन शुरू हो जाता है, नाक से ब्रेक तक परेशानी शुरू हो जाती है और आंखों में धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है। स्टेज 2 आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों में सूजन आने लगता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है, कई बार आंखों की रोशनी तक चली जाती है, आंखों के अंदर तक संक्रमण हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है ब्लैक फंगस को लेकर सरकार के फैसले पर, सुनते हैं। बिहार में बढ़ते हुए ब्लैक फंगस के मरीजों को देख अब सरकार ने उसे आपदा की श्रेणी में रखा है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। आप लोगों ने अब ब्लैक फंगस के लिए विशेष पहल की है, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? आपदा की श्रेणी में भी उसे रख दिया गया। देखिए, हर मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर और संवेदनशील रहते हैं और जैसे ही इस बीमारी के बारे में जानकारी मिली, इस बीमारी को भी हम लोगों ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत अधिसूच्य रोग घोषित किया है। मतलब नोटिफाइबल डिजीज होगा ये, और इसके तहत प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में जो लोग इलाज करा रहे होंगे सभी मरीजों के बारे में IDSP को सूचित करना होगा सिविल सर्जन के माध्यम से, और उसके ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल बनेंगे, जो ICMR, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार का गाइडलाइन होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ अस्पतालों में इसके लिए विशेष व्यवस्था भी आप लोगों ने करके रखी है। निश्चित रूप से ब्लैक फंगस की जैसे ही जानकारी मिली, बिहार पहला राज्य है जिसने इस बीमारी की दवाई को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम किया और इस बीमारी की दवाई की जो ज़रूरत थी हम लोगों ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पहुंचा दिया। इसके अतिरिक्त यदि प्राइवेट अस्पतालों में मरीज कोई है और उसको इलाज के क्रम में दवा की ज़रूरत है तो पटना के RMRI में उसके भंडारण की व्यवस्था की हुई है और बिहार सरकार के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य के निर्देश से वहाँ से दवा प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जा सकता है और इसका लाभ भी मिला है। पटना के अंदर एम्स, IGIMS में विशेष इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त PMCH और NMCH में भी इसके इलाज की व्यवस्था की गई है। IGMS और एम्स पटना में तो डेडिकेटेड अलग से इसके वार्ड बनाए गए हैं। तो हम लगातार इस की चिंता कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग
और जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको सही समय पर उचित चिकित्सकीय व्यवस्था मिल सके, इसकी पूरी चिंता की जा रही है। तो बिल्कुल सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसे आपदा भी घोषित कर दिया है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18। इस बीच बिहार में कोरोना जांच में तेजी लाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने चलंत आरटी-पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन के जरिए ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच में तेजी आएगी, साथ ही समय पर लोगों को जांच की रिपोर्ट भी मिल सकेगी। जांच का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। जल्द ही 4 और चलंत आरटी-पीसीआर वैन को लाया जाएगा। तो इसके 4 और इस महीने के अंत तक प्राप्त हो जाएगा और हम लोगों की तो इच्छा यही है कि और ज़्यादा अगर मिल जाए और प्राप्त हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात होगी ही नहीं। और इसके माध्यम से भी जो हम लोग सबकी जांच कराएंगे वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये सब आरटी-पीसीआर की जांच है तो इसका लाभ बहुत मिलेगा। तो इसकी आज शुरुआत हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए जो आप लोगों ने इस चीज़ को प्राप्त किया है और एक आदमी का टेस्ट करेगा, हम लोग उसका पेमेंट करेंगे, अभी 649 रुपया भुगतान करेंगे। और इसको और लाना जितना संभव हो सके उसके लिए लाना। लगभग 1000 जांच प्रतिदिन करने की क्षमता इस मोबाइल वैन को होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो आज उद्घाटन किया है, यह आज एक चलंत वाहन है। इस महीने के अंत तक 4 और चलंत वाहन आ जाएंगे और आगे आने वाले समय में इन वाहनों की संख्या को और बढ़ाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बिहार सरकार ने आज से चलंत आरटी-पीसीआर वैन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी इसे हरी झंडी दिखाई है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस वैन के जरिए अब गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका जांच किया जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें जांच रिपोर्ट भी दे दी जाएगी, क्योंकि ये भी एक समस्या आ रही थी कि जांच रिपोर्ट समय पर लोगों को नहीं मिल रहा था। हम बात करते हैं इस वैन के कंपनी की तरफ से जो आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अभय जी, ये बताइए कैसे ये काम करेगा, ये जो पूरा वैन जो आपकी कंपनी ने बनाई है, कैसे ये काम करता है? एक्चुअली ये सरकार, बिहार राज्य सरकार की ये पहल है, बहुत अनूठी पहल है और इस पहल में हमको सेवा देने का मौका मिला। मैं इसका लिए बहुत आभारी हूँ बिहार राज्य सरकार का। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि ये चलंत वाहन जो कि बिहार राज्य सरकार की पहल है और उस पर हमको मौका मिला है, इसमें ग्रामीण इलाकों में दूर सुदूर क्षेत्रों में जाके इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? कहाँ से आप जांच करेंगे, कहाँ से आप? यहाँ से ये आप एरिया देख सकते हैं, जिससे आप अंदर बैठा व्यक्ति सैंपल कलेक्ट करेगा ग्लव्स के माध्यम से। सैंपल लेने के बाद सामने बायोगैस सेफ्टी कैबिनेट है, उससे आरएनए का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक बार आरएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर आरएनए मशीन लगी हुई है, उस मशीन द्वारा आरएनए एक्सट्रैक्शन किया। आरटी-पीसीआर जांच के लिए जो मशीन की जरूरत है, पूरी मशीन इसी वैन में है। तो देखिए यहाँ आप पीपीई किट पहन करके जो जांच करेंगे वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और पीछे भी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें मशीनें लगाई गई हैं, ताकि अब आरटी-पीसीआर जांच के लिए लोगों को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि कई लोगों को हफ्ता 10 दिन तक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं मिल पाया। और ये देखिए ये पूरा सेटअप जो है इस वैन में लगाया गया है, यहाँ जांच मशीन है। वैसे कई जिलों में पहले से ही मोबाइल वैन के जरिए गांव में एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे वैन गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनका कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करनी है ताकि कोरोना संक्रमण को काबू में किया जा सके। अब कोरोना टेस्ट का टेंशन नहीं, अब घर बैठे होगी कोरोना जांच। चौक चौराहों पर होगा कोरोना टेस्ट। कोविड टेस्ट वैन से बढ़ेगी जांच की रफ्तार। सायरन बजाती सड़कों पर दौड़ती यह है कोविड टेस्ट मोबाइल वैन, जो दरभंगा के मझौलिया गांव पहुंची है। गांव के लोग जो कल तक कोरोना टेस्ट करने के लिए अस्पताल जाने से कतराते थे, आज घर तक वैन पहुंचने के बाद खुद कोरोना जांच के लिए पहुंचने लगे।
लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया और फिर ये वैन किसी और गांव के लिए रवाना हो गई। मझोलिया पंचायत ब्लॉक हाया घाट है और मझोलिया गांव में यहाँ पर जितने भी आदमी आज जांच कराए, हम लोग को खुशी हुआ कि वाहन जांच जो हुआ इससे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत भयभीत थे और दूर जा कर के करवाना लोग नहीं करवा पाते हैं। लॉकडाउन भी है, किसी के पास सुविधा नहीं है और किसी के पास है भी तो वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन वाहन द्वारा जो भी हो रहा है वो बहुत बढ़िया हुआ। गांव-गांव में कोरोना टेस्ट की रफ्तार तेज हो और लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़े, इसी मकसद से हाल ही में दरभंगा डीएम ने हरी झंडी दिखाकर कोविड टेस्ट मोबाइल वैन की शुरुआत की, जिसका फायदा अब ग्रामीणों को मिल रहा है। इस वैन में सभी तरह के ट्रेंड मेडिकल स्टाफ के अलावा लैब टेक्नीशियन भी साथ रहता है और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी करता है। साथ ही किसी इलाके के लोग एक फोन कर इस वैन को अपने इलाके में जांच के लिए बुला सकते हैं। जहाँ पर कैंप करते हैं, लोगों का जुटाव हो जाता है और संक्रमण का पॉसिबिलिटी रहता है। इससे दूर करने के लिए चलंत टेस्टिंग वाहन चालू कराया गया है। ये दूसरी बात, इसका जहाँ से भी कॉल आता है वहाँ पर जा कर के ये कर सकता है। ऑन कॉल टेस्टिंग भी इसका फ़ायदा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इसमें ऐसा सारे चीज़ें तैयार रहती है। इसमें जहाँ पर भी पॉजिटिव आते हैं वहाँ मेडिकल किट भी दिए जाते हैं और तुरंत संबंधित PHC को सूचना दे दिए जाते हैं कि फलाना व्यक्ति फलाना गांव में पॉजिटिव आते हैं। दरभंगा के साथ साथ जमुई में भी इस तरह के कोविड टेस्ट मोबाइल वैन गांव-गांव और चौक चौराहों पर जाकर लोगों का कोरोना टेस्ट कर रहा है। जिले के सभी 10 प्रखंडों में मोबाइल टेस्ट वैन से कोरोना जांच करवाई जा रही है। जमुई जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम मोबाइल वैन भेजकर गांव-गांव अब कोरोना की जांच करवा रही है। देख सकते हैं सदर प्रखंड के ठेगुआ पंचायत का एक गांव है और यहां पर चौरा हरनारायणपुर और यहां पर जो मोबाइल वैन है उस पर लोग कोरोना जांच करने पहुंचे हैं। स्वास्थ्य कर्मी देख सकते हैं कि स्वाब लिया जा रहा है और गांव-गांव टोले-टोले अब जांच कराई जा रही है। वो इसलिए कि जांच का दायरा बढ़े, जांच में तेजी आई और जो लोग अगर कोरोना पीड़ित हैं उन्हें मौके पर ही वहीं पर जांच करने के बाद ही सलाह दिया जा रहा है कि उनको रहना कैसे है या फिर उनको दवा कौन सी लेनी है। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये पहल की है। वहीं पहली बार दरभंगा में कोविड टेस्ट मोबाइल वैन शुरू करने का ये प्रयोग अब पूरे राज्य में लागू हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाते हुए RT-PCR वैन को रवाना किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड जांच के साथ साथ इलाज की सुविधा भी मिलेगी। जाहिर है इस पहल से न सिर्फ कोरोना जांच की रफ्तार में तेजी आएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के बीच जागरूकता फैलेगी। दरभंगा से विपिन दास और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में डाक विभाग के 39 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा बीमार हुए हैं। ऐसे में विभाग कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल पर पटना में पोस्टल कोविड सेंटर की शुरुआत की गई है। 10 बेड वाले इस केयर सेंटर में प्राथमिकता के तौर पर डाक विभाग के कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा। हालांकि आम लोगों का भी यहां इलाज होगा। कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए अब डाक विभाग भी सामने आया है। संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल के बाद पटना के R ब्लॉक चौराहे पर पोस्टल कोविड केयर सेंटर बनाया गया। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर किस तरीके से पोस्टल कोविड सेंटर यहाँ पर केयर सेंटर बनाया गया है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत तमाम जो चीज़ें हैं कोरोना पीड़ितों के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। और फिलहाल 10 बेड का ये हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है डाक विभाग की तरफ से और इसमें तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। एक कोरोना पेशेंट को जो चीज़ चाहिए और निश्चित तौर पर यह पहल प्रशंसनीय है। फिलहाल 10 बेड का बनाया गया है और योजना है कि भविष्य में इसे और विस्तारित किया जाएगा और कई बेड जो है यहाँ लगाए जाएंगे। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है कोविड केयर सेंटर के लिहाज से। हम लोग यहाँ जो दे रहे हैं फूड, ऑक्सीजन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, रहना, डॉक्टर्स कंसल्टेशन, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। किन लोगों को यहाँ उनका इलाज होता है? एवरीबॉडी आर वेलकम हियर। इसलिए अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा केयर सेंटर है वो शायद ही ऐसा केयर सेंटर कहीं होगा। क्या फैसिलिटी आपको यहाँ केयर के लिए माइल्ड केस तक के लिए जितनी भी फैसिलिटी चाहिए, चाहे नॉन टच BP इंस्ट्रूमेंट है, नॉन टच थर्मामीटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, लोग साइकोलॉजिकली अच्छे मूड में रहें उसके लिए म्यूजिक थेरेपी की व्यवस्था किए हैं।
टीवी चलता रहेगा, सो दैट कि लोग हमेशा अपने बीमारी पर या नेगेटिव फोकस में नहीं रहें। प्रायोरिटी जरूर दी जाएगी पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों को, लेकिन आम लोगों के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई। एक चीज़ और है जो दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर टीवी की व्यवस्था की गई है। ये प्राइमरी केयर सेंटर है और यहाँ पर टीवी के अलावा जो म्यूजिक थेरेपी है उसको भी फोकस किया गया है और निश्चित तौर पर यह पहल प्रशंसनीय है। जो पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग हैं, कई लोगों की मौतें हो गई हैं और उसके बाद आज कई लोग बीमार हैं, 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग बीमार, 500 से अधिक लोग बीमार। निश्चित तौर पर ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट ने अब अपने कर्मचारियों के अलावा आम लोगों के लिए पहल की है और देखना होगा आने वाले दिनों में इसे कैसे विस्तारित किया जाता है, क्योंकि फिलहाल 10 सीटों के लिए 10 बेड के लिए 10 बेड के साथ इसकी शुरुआत हुई है। भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। एक अच्छी पहल डाक विभाग की। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के बिहटा में एक ऑक्सीजन प्लांट में फिर से उत्पादन शुरू हो गया है और कल से हर दिन 600 सिलेंडर भरा जा सकेगा, जिसकी सप्लाई पटना के अस्पतालों में होगी। ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। ऑक्सीजन की संकट पटना को बहुत सता लिया। अब बिहटा का गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट अब वैसे लोगों को जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसकी जान बचाएगी। हम उसी में मौजूद हैं बिहटा के गंगोत्री प्लांट में। ये देख सकते हैं यहाँ से कंप्रेशर बनता है और उसके बाद इस कंप्रेशर की वजह से इस मशीन में होते हुए ये जो बड़ा सा मशीन लगाया गया है, ये आप मशीन देख लीजिए कि किस तरह से ये मशीन लगाया गया है और इसमें जो है वो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आकर के इसमें जमा होता है और यहाँ पर कूलिंग किया जाता है ताकि इससे ऑक्सीजन निकाला जा सके। और ये ऑक्सीजन निकलने के बाद यहाँ से कंसंट्रेटर में जो है भरा जाता है। आप जो ये मशीन है इससे निकलकर जो बाहरी जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसमें जाता है और ये ऑक्सीजन का सिलेंडर जो आम लोगों का, जो मरीजों का जान बचाता है, वो यहाँ से भरा जाता है। तो ये लगभग जो है 600 कंसंट्रेटर डेली भरने का यहाँ प्लांट जो है लगाया गया है। कल से शुरू हो जाएगा, रविवार से। कितना जो है कैपेसिटी है इसका? इसका कैपेसिटी 600 है। 600 जी। तो 600 जो है क्या 600 रोज भर पाएंगे या फिर रोज? ये पहले से बंद था तो रीओपनिंग रविवार से इसको कर दिया जाएगा और पटना के लोगों के लिए राहत भरी बात होगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, वो उन्हें आसानी से मुहैया हो सकेगा। दानापुर के बिहटा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर के कंठ अब नहीं रहे। कृष्ण कुमार कंठ की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई। मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले के कंठ आईपीएस आमोद कंठ के भाई थे। आमोद कंठ ने कहा कि उनकी मौत को परिवार के साथ देश के लिए बड़ा नुकसान उन्होंने बताया। डॉक्टर के कंठ ने डीएमसीएच से एमबीबीएस की पढ़ाई की। इसके बाद कुछ समय के लिए वे लीबिया चले गए और 8 सालों तक यूके में भी रहे। बाद में वे मरीजों की सेवा करने के लिए बिहार चले आए। आमोद कंठ ने बताया कि 30% मरीजों का वे निःशुल्क इलाज करते थे। प्रोफेशनल थे डॉक्टर कंठ, बिहार के मशहूर सर्जन थे और पता नहीं कितने हजारों लोगों को मेरे भाई ने देखा बिना किसी पैसे के, बिना किसी डिमांड के। शायद अपने पूरे करियर में 25 से 30% लोग ऐसे थे जिनको देखते थे, जो सड़क के लोग थे, आम आदमी थे, बिना पैसे के लोग थे, जिनकी सर्जरी वो करते थे, महंगी सर्जरी करते थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि कृष्ण कुमार कंठ को हम बचा लें। हजार सर्जरीज की और इन्होंने बड़े सही ढंग से जो वेस्टर्न एजुकेशन था, इंग्लैंड का जो उन्होंने सीख इनकी थी, उस सीख को इन्होंने मिलाया यहाँ पे लोकल कंडीशंस के साथ और बहुत सरल ढंग से इन्होंने वो काम किया जो बहुत लोग नहीं कर पाते। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।